हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। लास्ट क्लास तक मैं समाव्ययता बता रहा था आपको। आयनन समाव्ययता के बारे में मैंने आपको बता दिया था। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आगे के टॉपिक, जिसमें सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया था हाइड्रेट समाव्ययता। अभी हाइड्रेट समाव्ययता क्या होती है? एक अंडरस्टूड पॉइंट तो आपको पता है ना, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र अणुभार समान होता है। ये तो लिखना ही लिखना है आपको, दो या दो से अधिक संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र अणुभार क्या होते हैं, समान होते हैं। वो तो अंडरस्टूड है, अभी वो बार बार बताने की तो जरूरत है नहीं आपको। अब डिफरेंस किस में आता है वो मैं आपको बताता हूँ। हाइड्रेट समाव्ययता में डिफरेंस आता है आयनिक मंडल और समन्वय मंडल में। जो हाइड्रेट होते हैं, हाइड्रेट का मतलब जल के अणुओं की संख्या में डिफरेंस पाया जाता है। जल के अणुओं की संख्या में डिफरेंस पाया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि आयनिक मंडल और समन्वय मंडल में जल के अणु जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, एक दूसरे के साथ विनिमय करते हैं। ठीक है, किसमें आ रहा डिफरेंस? समन्वय मंडल और आयनिक मंडल में क्या होता है, डिफरेंस आता है। समन्वय मंडल और आयनिक मंडल में डिफरेंस आता है। किसमें डिफरेंस आता है? वाटर मॉलिक्यूल के नंबर में, या हम कहें कि जल के अणुओं की संख्याओं में क्या पाया जाता है, विनिमय पाया जाता है। जल के अणु विनिमय करते हैं आयनिक मंडल से समन्वय मंडल या समन्वय मंडल से आयनिक मंडल में, हम ऐसा कह सकते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल लिखवा देता हूं मैं आपको, पहले मैं आपको एग्जाम्पल लिखवा देता हूं तीन। ठीक है, ये आपका CrH2O का होल 6, बाहर आ जाएगा आपका Cl3। ठीक है, सेकंड है CrClH2O का होल 5, बाहर आ जाएगा आपका Cl2, एक H2O। तीसरा ले लेते हैं CrCl2H2O का होल 4, बाहर आ जाएगा एक Cl और ये आ जाएगा आपका 2H2O। अगर मैं आपसे पूछूं तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको एक चीज तो दिख रही होगी, कॉमन क्या है? क्रोमियम कॉमन है, तीनों में क्रोमियम कॉमन है। H2O तीनों में 6 है, देखो इसमें भी 6 H2O है, इसमें भी 6 H2O है, इसमें भी 6 H2O है। दूसरी कॉमन पॉइंट क्या? तीनों में 6 के 6 जल के अणु, और तीनों में 3 Cl है। देखो यहां भी 3 Cl है, यहां भी 3 Cl है और यहां भी 3 Cl है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास सेम है कि नहीं है, तो आप कहोगे बिल्कुल सर सेम है। इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास और इसका मॉलिक्यूलर मास, या इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। क्या है? CrH2O का होल 6 Cl3। तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास सेम है, बट अब डिफरेंस किसमें है? अब डिफरेंस है जल के अणुओं की संख्या में, आयनिक मंडल में और समन्वय मंडल में। आपको दिख रहा होगा यहां समन्वय मंडल में जल के अणु 6 हैं, आयनिक मंडल में जल के अणु 0 हैं। समन्वय मंडल में जल के अणु 6 हैं, आयनिक मंडल में जल के अणु 0 हैं। इस कॉम्प्लेक्स में आप देखो जल के अणु समन्वय मंडल में 5 है, आयनिक मंडल में 1 है। यहां समन्वय मंडल में 4 है, आयनिक मंडल में 2 है। अब डिफरेंस देखो, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट तीनों के आयनिक मंडल में जल के अणु डिफरेंस है। डिफरेंट है कि नहीं है? यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। यहां देखो इस समन्वय मंडल में जल के अणु 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। तो इस डिफरेंस की वजह से जल के अणु जो है समन्वय मंडल और आयनिक मंडल में भिन्न है, इसलिए इसको हमने हाइड्रेट समाव्ययता कहा है। जिस चीज में भिन्नता पाई जाती है उसी से तो इसको हम क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं ना। समझ में आ रही बात? अब इस बात का पता हमें कैसे चला, इस बात का पता हमें कैसे चला, इस बात का पता हमें कैसे चलेगा कि इसमें जल के अणु बाहर अलग अलग हैं? तो एक्चुअली में कलर से 3 टाइप की प्रॉपर्टीज हैं, जिनसे 3 टाइप की प्रॉपर्टीज इनमें डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है
कि इसमें जल के अणु अंदर और बाहर क्या है, डिफरेंट है इन तीनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। अब वो पता कैसे चलता है उस पे ही मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। पहला तो कलर से पता चलता है, इसका कलर होता है वायलेट, इसका कलर होता है पेल ग्रीन, और इसका कलर होता है प्योर ग्रीन, डार्क ग्रीन कहते हैं इसको। इसका हल्का हरा, इसका गहरा हरा, और इसका कलर होता है वायलेट। ठीक है, बैंगनी कलर, हरा, हल्का हरा कलर, और ये आ जाता है आपका गहरा हरा कलर। ठीक है, इसकी वजह से एक तो कलर डिफरेंस की वजह से हमें पता चल जाता है तीनों की कि ये कॉम्प्लेक्स अलग है, ये कॉम्प्लेक्स अलग है, ये कॉम्प्लेक्स अलग है। उसके बाद जो मेजर पॉइंट है, एक्चुअली में क्या होता है ना, कलर अलग अलग बुक्स में थोड़ा थोड़ा अलग लिखे होते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से कलर पे ज्यादा फोकस ना करके हम रिएक्शन पे ज्यादा फोकस करें तो ज्यादा बेटर होगा। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या, अगर हम AgNO3 से इनका एक्वस सॉल्यूशन बना दे, और अगर हम इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो उस एक्वस सॉल्यूशन का अगर हम AgNO3 से रिएक्शन करवा दे तो क्या होने वाला है। देखो, अगर मैं इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाऊंगा, अगर मैं इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाऊंगा, यानी कि मैं इसकी रिएक्शन H2O से कर दूं, यानी कि इसको H2O में डिसॉल्व कर दूं, तो होने वाला क्या, देखो यहाँ कुछ इस प्रकार से होगा, Cr आएगा, H2O का होल 6 आएगा, एंड स्फीयर पर कितना चार्ज आएगा, 3 प्लस चार्ज आएगा, और 3 Cl नेगेटिव यहाँ आपके रिलीज हो जाएंगे। जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन किससे करूंगा, AgNO3 से करूंगा, तो आपको पता है अगर ये 3 मोल है, अगर मैं इसको मोल में कंसिडर करूं कि इस कॉम्प्लेक्स को मैं 1 मोल मैंने इस कॉम्प्लेक्स का लिया, तो मुझे 3 मोल Cl प्राप्त होंगे। 3 मोल Cl क्या करेंगे, 3 मोल AgNO3 से रिएक्ट करेंगे, और 3 मोल AgCl3 से रिएक्ट करके, सॉरी 3 मोल AgNO3 से रिएक्ट करके 3 मोल क्या बना देंगे, AgCl बना देंगे। यानी कि यहां प्राप्त होगा हमें व्हाइट पीपीटी। ठीक है, AgCl का व्हाइट पीपीटी यहां भी प्राप्त हुआ। इसका अगर मैं H2O के साथ रिएक्शन कराऊंगा, H2O में इसको डिसॉल्व करूंगा, तो यहां क्या प्राप्त होने वाला है, देखो कुछ इस प्रकार से Cr आ जाएगा, Cl एक अंदर है, H2O है 5, और स्फीयर पर चार्ज आ जाएगा 2 पॉजिटिव, एंड प्लस में निकल जाएंगे आपके 2 Cl नेगेटिव। यानी कि अगर मैं कहूं इसका 1 मोल कॉम्प्लेक्स मैंने लिया हुआ है, तो 1 मोल की जगह हमें 2 मोल Cl नेगेटिव मिलेंगे, और 2 मोल Cl नेगेटिव की रिएक्शन अगर मैं AgNO3 से कराऊंगा, तो ये 2 मोल AgNO3 से रिएक्ट करके आपका 2 मोल क्या बनाएगा, AgCl बनाएगा। यहां पर भी आपको व्हाइट पीपीटी प्राप्त होगा, यहां भी व्हाइट पीपीटी प्राप्त हुआ, यहां भी व्हाइट पीपीटी प्राप्त हुआ। इसका भी अगर मैं जल में इसको डिसॉल्व करूंगा, इसका भी अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन बनाऊंगा, तो एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर क्या होगा, ये बनेगा आपका CrCl2 H2O का होल 4, और स्फीयर पर आ जाएगा +1 चार्ज, प्लस निकलेगा 1 Cl नेगेटिव। ठीक है, यानी कि इसका 1 मोल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 1 मोल Cl देगा, और ये 1 मोल AgNO3 से रिएक्ट करके क्या बना देगा, 1 मोल AgCl बनाएगा। तो व्हाइट पीपीटी तो तीनों में मिले। अगर मैं रेशियो की बात करूं तो 3:2:1 हमें रेशियो मिल रहा है। यानी कि अगर मैं कहूं इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट की अमाउंट ज्यादा मिलेगी, इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट की अमाउंट हमें कम मिलेगी, और इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट की अमाउंट हमें और ज्यादा कम मिलेगी। तो अगर डिफरेंस आ रहा है, व्हाइट पीपीटी की अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है, तो उसे हमें पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा कि यहां पर नंबर ऑफ Cl बाहर ज्यादा है, यहां नंबर ऑफ Cl कम है, और यहां नंबर ऑफ Cl और कम है। क्लियर हो रही बात। एक तो यहां से हम पता कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसका निर्जलीकरण कर देते हैं। निर्जलीकरण किससे करते हैं, आपको पता है कंसंट्रेट H2SO4 जो होता है वो डिहाइड्रेटिंग ग्रुप है। तो अगर मैं कंसंट्रेट H2SO4 से इनकी रिएक्शन करूं, इन तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की रिएक्शन किससे करवाऊं, कंसंट्रेट H2SO4 से करवाऊं। H2SO4 ही बोला है ना मैंने, या HNO3 बोल दिया था। कंसंट्रेट H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं इन तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 से कराऊं, जो कि आपका डिहाइड्रेटिंग ग्रुप है, जो कि आपका क्या है, डिहाइड्रेटिंग ग्रुप है, कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, तो यहां से कोई भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होगा। नो वाटर मॉलिक्यूल, नो डिहाइड्रेशन, यू लिख सकते हैं।
कोई भी डिहाइड्रेशन नहीं होगा। यहां डिहाइड्रेट हो जाएगा और एक मॉलिक्यूल जल का अणु या एक मोल जल का अणु यहां से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स भले लिख दो, पास में लिख दो Cr Cl और H2O का होल क्या 5। कॉम्प्लेक्स के बाहर कितना Cl है, 2 Cl है ना, इसको अलग से लिख देता हूं। ये मान लो अगर मैं इसको डिहाइड्रेट करवाऊं, इस मॉलिक्यूल को डिहाइड्रेट कराने पर क्या होगा, CrH2O का सॉरी CrCl H2O का होल 5 और ये आ जाएगा आपका Cl2 एंड प्लस निकल जाएगा आपका H2। तो एक मॉलिक्यूल डिहाइड्रेट होगा, यहां से कोई मॉलिक्यूल डिहाइड्रेट नहीं होगा, जैसा था वैसा का वैसा रहेगा। यानी कि ये आपका CrH2O का होल 6 और ये रहेगा आपका Cl3। यहां से कोई वाटर मॉलिक्यूल डिहाइड्रेट नहीं हुआ, यहां से वाटर मॉलिक्यूल डिहाइड्रेट हुआ। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स में कंसीडर करूं तो यहां से 0 मोल, यहां से 1 मोल और यहां से कितने मोल H2O रिलीज होंगे, निष्कासित होंगे या डिहाइड्रेट होंगे, 2। तो हम कह सकते हैं यहां आ जाएगा आपका CrCl2 H2O का होल 4, बाहर आ जाएगा आपका Cl एंड प्लस निकल जाएगा 2H2। तो यहां अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल के डिहाइड्रेट होने का रेशियो निकालूं तो 0 आ जाएगा पहले का, उसके बाद दूसरे का 1 मोल है, तीसरे का कितना मोल है, 2 मोल है। तो वाटर मॉलिक्यूल के डिहाइड्रेट होने के नंबर भी अलग अलग है और प्रिसिपिटेट जो बन रहा था वो भी अलग अलग अमाउंट में बन रहा था। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि Cl और H2O जो है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहे हैं समन्वय मंडल में और आयन मंडल में। तो हमें तो हाइड्रेट समन्वयता इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रेट के मॉलिक्यूल से हमें क्या करना है, फोकस करना है कि जल के अणु का आयनिक मंडल और समन्वय मंडल में क्या पाया जा रहा है, विनिमय पाया जा रहा है। इसीलिए इसको हमने क्या कहा, हाइड्रेट समन्वयता कहा है। तो जल के अणु अंदर और बाहर आयनिक मंडल में और समन्वय मंडल में डिफरेंट है। ये कैसे पता चला, ये इन रिएक्शन से हमें क्या चलता है, पता चलता है। तो यहां तक मैंने सेकंड वाली समन्वयता भी आपको बता दी है। थर्ड, हाइड्रेट समन्वयता के बाद तीसरी आती है आपकी बंधन या बंधक समन्वयता। बंधक समन्वयता में क्या होता है कि मेटल से जुड़ने वाला जो लिगेंड का दाता परमाणु होता है ना, उस दाता परमाणु में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, लिगेंड का जो दाता परमाणु है जो मेटल से बंधन करता है, उस दाता परमाणु में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, भिन्नता आ जाती है। तो हम कह सकते हैं ऐसे 2 या 2 से अधिक समकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र अणुभार तो समान होते हैं, लेकिन धातु के साथ जुड़ने वाले लिगेंड या धातु के साथ बंधन करने वाले लिगेंड के दाता परमाणुओं में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। याद रखना, डोनर एटम में क्या आता है, डिफरेंस आता है। उस समन्वयता को हम क्या कहते हैं, बंधन समन्वयता कहते हैं। जिसमें एग्जांपल लिख देता हूं आपके लिए, COSCN NH3 का होल 5 Cl2 एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है CONCS NH3 का होल 5 Cl2। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं है ना, ये देखो कोबाल्ट यहाँ, कोबाल्ट यहाँ, SCN यहाँ भी, SCN यहाँ भी है, NH3 यहाँ भी है, NH3 यहाँ भी है, Cl2 यहाँ भी है, Cl2 यहाँ भी है। दोनों के दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर मास सेम है। अब डिफरेंस किसमें, डिफरेंस है दाता परमाणु में। इस कोबाल्ट को जो इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर रहा है वो सल्फर डोनेट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जो दाता परमाणु है वो आपका सल्फर है और यहाँ पर जो दाता परमाणु है जो कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर रहा है वो कौन है, नाइट्रोजन है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं ऐसे संकुल यौगिक जिनमें एम्बिडेंडेंट लिगेंड यानी कि उभय तंतुक लिगेंड मौजूद हों और वो उनके जो दाता परमाणु में डिफरेंट होते हैं और वो डिफरेंट दाता परमाणु क्या करते हो, सेंटर मेटल एटम को क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करते हो, क्या कहलाती है, बंधन समन्वयता कहलाती है। तो इतना लंबी चौड़ी परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं, आप तो डायरेक्ट लिख देना जिनमें लिगेंड के दाता परमाणु में क्या पाई जाती हो, भिन्नता पाई जाती हो।
तो यहाँ पर कोबाल्ट के साथ सल्फर और यहाँ पर नाइट्रोजन क्या कर रहा है, बॉन्ड कर रहा है, तो इसीलिए बॉन्डिंग डिफरेंट हो गई ना, इसलिए इसको हमने क्या कहा है, बंधन समावयवता का। बंधन समावयवता के बाद आता है आपका उप सहसंयोजी समावयवता। उप सहसंयोजी समावयवता में क्या होता है, वह ऐसे दो या दो से अधिक संकुल यौगिक जिनके अणु सूत्र अणुभार तो समान होते हैं, लेकिन उनमें लिगेंडों का क्या पाया जाता हो, विनिमय पाया जाता हो। किसका विनिमय पाया जाना है, लिगेंडों का विनिमय पाया जाता हो, क्या कहलाते हैं, उप सहसंयोजी समावयवी संकुल यौगिक कहलाते हैं। उस परिघटना को हम उप सहसंयोजी समावयवता कहते हैं। तो यहाँ पे लिगेंड जो है ना वो एक्सचेंज हो जाएंगे। कैसे एक्सचेंज होंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। धनायन ऋणायन कॉम्प्लेक्स बनाना है आपको, ये लिख देना आपको CONH3 का होल 5 नहीं होल 6, ठीक है। और यहां आ जाएगा आपका CrCN का होल 6, ये आपका धनायन ऋणायन कॉम्प्लेक्स है। दूसरा वाला लिख देना है आपको CrNH3 का होल 6 और यहां लिख देंगे COCN का होल 6। अब यहां पर क्या हुआ देखो, पहले कोबाल्ट के साथ NH3 जुड़े हुए थे, अब कोबाल्ट के साथ साइनाइड जुड़ा हुआ है। पहले Cr के साथ साइनाइड जुड़ा हुआ था, अब Cr के साथ क्या जुड़ा हुआ है, NH3 जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं यहां पर क्या हुआ, लिगेंड एक्सचेंज हुए, यानी कि क्रोमियम से साइनाइड जो लिगेंड जुड़े हुए थे वो साइनाइड अब किसके साथ जुड़ गए, कोबाल्ट के साथ जुड़ गए। और जो कोबाल्ट के साथ NH3 जुड़े हुए थे वो NH3 किसके साथ जुड़ गए, क्रोमियम के साथ जुड़ गए। तो यहां पर किसका विनिमय पाया गया, लिगेंडों का विनिमय। अच्छा, देखने से ऐसा लगता है कि कोबाल्ट यहां गया है और क्रोमियम यहां है, यानी कि दिखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक्सचेंज जो हुए हैं वो मेटल हुए हैं, लेकिन सेंटर मेटल एक्सचेंज नहीं हुए। तो आप कह रहे होंगे अगर सेंटर मेटल एटम एक्सचेंज नहीं हुए तो CrNH3 यहां लिखना चाहिए था और COCN का होल 6 यहां लिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले कहा यहाँ पे पॉजिटिव जो कॉम्प्लेक्स है वो पहले लिखा जाता है और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स क्या लिखा जाता है, बाद में लिखा जाता है। ये तरीका लिखने का, धनायन ऋणायन संकुल है ना, तो धनायन संकुल पहले लिखा जाएगा और ऋणायन संकुल बाद में लिखा जाएगा। एक्चुअली में हुआ यही है कि अगर मैं एक्सचेंज करूं तो होना यही चाहिए था कि CN को CO के साथ जुड़ना चाहिए था, यानी कि इसको ऐसा लिखा जाना चाहिए था, कैसा, COCN का होल 6 और ये आना चाहिए था आपका CrNH3 का होल 6, ठीक है। जिससे बेस्ट आपको पता चलता कि हाँ यहाँ पर क्या हुआ, लिगेंड एक्सचेंज हुए हैं। हालांकि ऐसा ही हुआ है, लेकिन मैंने क्या कहा, धनायन कॉम्प्लेक्स पहले लिखा जाता है, ऋणायन कॉम्प्लेक्स बाद में लिखा जाता है, इसीलिए इसको हमने ऐसा लिख दिया है। एक्चुअल में हुआ क्या, यहाँ पे लिगेंडों का ही विनिमय पाया गया। तो हम कह सकते हैं यदि संकुल के अंदर लिगेंडों का क्या पाया जा रहा है, विनिमय पाया जा रहा है, ऐसे दो या दो से अधिक संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र अणुभार समान होते हैं लेकिन उनमें लिगेंडों का क्या पाया जाता हो, विनिमय पाया जाता हो, उसको हम कहते हैं उप सहसंयोजी समावयवी संकुल यौगिक। और ऐसी परिघटना को हम कहते हैं उप सहसंयोजी समावयवता। इसी से रिलेटेड एक और समावयवता थी जिसमें मैंने सेंटर में एक चीज और ऐड कर दी थी, उप सहसंयोजी स्थिति समावयवता लिखा था, उप सहसंयोजी स्थिति समावयवता, जो कि आपके 6 नंबर की समावयवता थी, ठीक है। उसको मैं यहीं पर कंसिडर कर देता हूं। इसमें और उसमें डिफरेंस क्या, यहां भी लिगेंडों का विनिमय है, वहां भी लिगेंडों का विनिमय है, लेकिन इस उप सहसंयोजी स्थिति समावयवता में लिगेंडों का विनिमय जो होता है वो सेतु संकुल यौगिकों में होता है। देखो, उप सहसंयोजी समावयवता धनायन ऋणायन संकुलों के लिए आती है और उप सहसंयोजी स्थिति समावयवता किसके लिए आती है, उप सहसंयोजी स्थिति समावयवता आती है आपके सेतु संकुलों के लिए। सेतु संकुल जैसे कि NH3 का होल 4 CO, यहां आ गया आपका NH2 और इधर लिख दो माना कि आपका NO2 और ये आ जाएगा आपका CO, यहां माना कि आप लिख दो Cl2 NH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। अब बाहर कितना, 2 दूनी 4 2 6, माना कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 चार्ज लगा दिया हमने, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो ये एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है क्योंकि एक साइड आपका Cl 2 है और NH3 2 है, दूसरी साइड आपके 4 NH3 है। दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम क्या करेंगे, एक Cl को यहां लिख देंगे और एक NH3 को यहां एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है।
लिगेंडों का विनिमय यहाँ भी होता है, यहाँ से एक NH3 यहाँ जाएगा और यहाँ का Cl यहाँ आएगा, तो कॉम्प्लेक्स कुछ इस प्रकार से बन जाएगा क्या, NH3 का होल थ्राइस Cl, ये आ जाएगा आपका CO NH2 और नीचे आ जाएगा आपका NO2, यहाँ पर आ जाएगा CO, एक Cl यहाँ आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका NH3 का होल थ्राइस, ऊपर आ जाएगा आपका 2 पॉजिटिव चार्ज। ये सिमेट्रिकल है और ये सिमेट्रिकल है। देखो दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में Cl 2 है, NH3 6 है, चारों तो 6, यहाँ भी 3 और 3 6, एक NH2 एक NH2 एक NO2 एक NO2, 2 कोबाल्ट है 2 कोबाल्ट है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर मास भी सेम है। डिफरेंस कहाँ पे आया, लिगेंड जो है वो विनिमय हुए, लेकिन कौन से लिगेंड विनिमय हुए, नॉन ब्रिज लिगेंड। देखो ये तो ब्रिज लिगेंड होते हैं और ये नॉन ब्रिज लिगेंड है जो सेतु निर्माण नहीं करते हैं। तो नॉन ब्रिज लिगेंडों का अगर विनिमय पाया जा रहा है सेतु संकुल यौगिकों में, तो ऐसे जो संकुल यौगिक होते हैं वो उपसह संयोजी स्थिति समावी संकुल यौगिक कहलाते हैं, और इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, उपसह संयोजी स्थिति समाव्यता। तो यहाँ पर भी लिगेंडों का विनिमय होता है, वहां पर भी लिगेंडों का विनिमय होता है, वहां धनायन ऋणायन कॉम्प्लेक्स में लिगेंडों का विनिमय होता है, यहाँ सेतु संकुल में क्या होता है, लिगेंडों का विनिमय होता है। इतना डिफरेंस है दोनों की दोनों समाव्यता में, आपको समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों में सिमेट्रिकल कौन है, देखो ये सिमेट्रिकल है और ये एसिमेट्रिकल है, तो हम ये कह सकते हैं ये भी अपने दो रूपों में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए उपसह संयोजी स्थिति समाव्यता के दो रूप कैसे कैसे होता है, तो आप लिखोगे एक एसिमेट्रिकल होता है और एक क्या होता है आपका सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, उपसह संयोजी समाव्यता के बाद लास्ट जो समाव्यता थी वो थी आपकी लिगेंड समाव्यता। ठीक है, अभी देखो लिगेंड समाव्यता नाम से ही पता चल रहा है लिगेंड समावयवी होने चाहिए। तो ऐसे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र अणुभार तो समान होते हैं, लेकिन उनमें लिगेंड जो मौजूद होते हैं, वो जो लिगेंड होते हैं वो स्वयं एक दूसरे के क्या हो, समावयवी रूप हो। यहां पर क्या होंगे, लिगेंड स्वयं एक दूसरे के क्या होंगे, समावयवी रूप होंगे। ऐसे जो संकुल यौगिक होंगे उनको हम लिगेंड समावयवी संकुल यौगिक कहते हैं, और इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, लिगेंड समावयवता कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूं, एक लिगेंड ये है CH3 CH CH2 NH2 NH2, तो किसका नाम है, प्रोपाइलिन डाइएमीन। दो एमीन है और C3 है प्रोपाइलिन, C3 क्या कहते हैं, प्रोप, ये है आपका प्रोपाइलिन डाइएमीन, जिसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं PN। और यह है आपका ट्राइमिथाइलिन डाइएमीन, क्या है, ट्राइमिथाइलिन डाइएमीन, जहां पे आपको CH2 के साथ दो NH2 जुड़े हुए मिल रहे हैं। इसको हम लिखते हैं TN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया आपका PN और ये हो गया आपका TN, प्रोपाइलिन डाइएमीन, और ये हो गया आपका ट्राइमिथाइलिन डाइएमीन। दोनों में कार्बन कितने, दोनों में कार्बन 3 है, आप काउंट कर लेना। दोनों में हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन 10 है, और दोनों में नाइट्रोजन कितने, 2 है, काउंट कर लो, 1 2 3 1 2 3, दोनों में 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने, 3 1 4 और 2 6 और 4 10, 2 4 6 2 8 2 10, 10 हाइड्रोजन और 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, बट क्रियात्मक समूहों की पोजीशन में डिफरेंस आया। ऑर्गेनिक का पार्ट है ये। यहाँ पर क्रियात्मक समूह कहाँ पे जुड़े हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे। यहाँ पर क्रियात्मक समूह कहाँ जुड़े हुए हैं, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों के दोनों स्वयं में संरचनात्मक समावयवी लिगेंड हैं। तो मैंने क्या कहा था, लिगेंड समावयवता में हम क्या कहते हैं कि ऐसे दो या दो से अधिक संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र अणुभार समान होते हैं, लेकिन उनमें लिगेंड स्वयं क्या होते हैं, एक दूसरे के समावयवी रूप होते हैं। जैसे लिख दो COPN का होल थ्राइस 3 पॉजिटिव, और सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स है COPN का होल थ्राइस 3 पॉजिटिव। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के लिगेंड समावयवी संकुल यौगिक है। क्यों, क्योंकि इनमें जो लिगेंड है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, समावयवी रूप होते हैं। तो ऐसी समावयवता जिसमें लिगेंड स्वयं क्या हो, एक दूसरे के समावयवी रूप हो, लिगेंड समावयवता कहते हैं। या ऐसे संकुल यौगिकों को हम क्या कहते हैं, लिगेंड समावयवी संकुल यौगिक कहते हैं। क्लियर हो रही बात, ठीक है। यहाँ पर PN क्या है, ये PN है, यहाँ पर TN क्या है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समावयवी रूप हैं। ठीक है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास क्या है, समान है।
तो इस प्रकार से मैंने आपको कौन कौन सी समवायवता इस लेक्चर में बता दी। हाइड्रेट समवायवता बता दी है, उपसय संयोजी स्थिति समवायवता, उपसय संयोजी समवायवता भी बता दी आपको, बंधन समवायवता बता दी, लिगेंड समवायवता बता दी। इससे पहले वाले लेक्चर में आयनन समवायवता मैंने कंप्लीट कर दी थी। इसका मतलब संरचनात्मक समवायवता आपका टोटली कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे त्रिविम समवायवता के बारे में, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू।